पंकज लखनऊ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। जब वो ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है तो इधर उधर रेलवे स्टेशन पर घूमता है, क्योंकि ट्रेन आने में अभी कुछ समय बाकी था। दोस्तों, जब कुछ समय बाकी था तो वो आगे बढ़ता है और इधर उधर टहलने लगता है। जब वो टहलता है तो उसे कुछ दिखाई पड़ता है। वो देखता है कि जो सीमेंट की कुर्सियां बनी होती हैं उन पर कुछ महिलाएं आपस में बोल बतला रही हैं। फिर और आगे बढ़ता है, देखता है कि उसे अपनी 5 साल पुरानी धर्मपत्नी, तलाकशुदा पत्नी नजर आ रही है। वो पत्नी का नाम सीमा होता है और वो पत्नी उन महिलाओं के बीच में बैठी होती है। दोस्तों, जब वो अपनी पत्नी को देखता है तो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ कर के जो एक महिला उसकी पत्नी के बगल में बैठी थी उससे कहता है कि कृपया साइड दे दीजिए, मैं इनसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर बैठ जाने दीजिए। दोस्तों, वो महिला जो उसकी पत्नी के बगल में बैठी थी वहां से हट जाती है और आजू वाली बाजू वाली सीट पर जाकर के बैठ जाती है। पंकज को जब उसकी पत्नी सीमा देखती है तो वो एक एक मिनट देखने के बाद अपना मुंह छिपा लेती है। दोस्तों, जब पंकज ने अपनी पत्नी को देखा था तो उसने एक फटी पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं थी। उसका शरीर अस्थियों का पिंजर हो चुका था, अस्थियों का ढांचा हो चुका था। फिर पंकज अपनी पत्नी के बगल में बैठता है और बैठने के बाद उससे पूछता है वो उससे पूछता है कि आपका ये क्या आपका क्या हाल हो गया है? जब आप हमारे साथ थी तो आप बड़ी ऐश मौज से रहती थी, अब आपकी क्या स्थिति हो गई है? आप तो पहले महंगे महंगे सूट सलवार साड़ी पहना करती थी, आज आप क्या ये फटी पुरानी सी साड़ी पहन करके घूम रही हो? फिर सीमा पंकज की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू मोती के रूप में झलकने लगते हैं, टपकने लगते हैं। पंकज बोलता है कि आपके पिताजी का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है ना, आपका भाई भी कुछ अच्छा कमा लेता है। मैंने आपकी ऐसी स्थिति देखी, आपका ऐसा हाल देखा तो मेरा पूछने का मन किया तो मैंने पूछ लिया। आप ही बताइए, आपकी ऐसी कैसी स्थिति है? सीमा अपना सिर हिला देती है। फिर पंकज बोलता है, चलो ये नहीं तो कुछ और ही बता दो। ये बता दो कि कहाँ जा रही हो, किस काम के लिए जा रही हो? ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम फटी सी साड़ी में सज करके कहीं जा रही हो? सीमा बोलती है कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, उनकी तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। मैं उन्हें देखने के लिए जा रही हूँ, वो दिल्ली हॉस्पिटल में मेरे भाई के साथ एडमिट हैं। पंकज बोलता है कि अच्छी बात है जो तुम अपने पिता से मिलने जा रही हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्दी सही हो जाए, अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाए। मैं भगवान से यही कामना करूंगा। सीमा पंकज से पूछती है कि आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हो? पंकज बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहां से एक कंपनी में मेरे लिए जॉब लेटर आया था, जॉब ऑफर आया था। अगर मुझे वो नौकरी मिल गई तो खुशी खुशी से मैं जीना सीख जाऊंगा। फिर सीमा बोलती है कि माता पिता का क्या हालचाल है, वो कैसे हैं? पंकज कहता है कि माता पिता तो अब दोनों ही गुजर गए, मैं अकेला रह गया हूँ। सीमा बोलती है कि माता पिता दोनों गुजर गए, मुझे तो कैसी भी भनक नहीं लगी, मुझे तो कोई सूचना ही नहीं मिली। बोले, जो हो गया सो हो गया, अब क्या रोना धोना। जो होना था सो हो गया, जो मर गया जिसे मरना था वो मर गया। अब अपना करता हूँ, अपना खाता हूँ, अकेला रहता हूँ, मजे में रहता हूँ। दोस्तों, जब तक ट्रेन आ जाती है, ट्रेन जब आती है तो दोनों एक ही डिब्बे में, एक ही बग्गी में घुसने लगते हैं। भीड़ बहुत होती है तो पंकज लपक करके झटके से भीड़ में जल्दी से उस बग्गी में घुस जाता है। जो सीमा होती है भीड़ के कारण देरी से घुसती है। जब पंकज उस ट्रेन के डिब्बे में घुस चुका था तो वो एक सीट को अपने लिए और एक सीट को अपनी पत्नी सीमा के लिए कब्जा कर लेता है। सीमा थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाती है भीड़ से होते हुए और उस सीट पर जाकर के बैठ जाती है। कुछ देर दोनों वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप करते करते जो पंकज होता है सीमा से बोलता है, काश
आज आपकी शादी नहीं हुई होती तो कुछ करता मैं। सीमा बोलती है कि आप क्या करते, अभी तक मैंने कोई शादी नहीं की है, मेरा कोई शादी करने का कोई इरादा नहीं है। सीमा बोलती है आप बताइए आपकी शादी हो गई। पंकज भी कहता है कि नहीं नहीं, मेरा भी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। जब पहली पत्नी छोड़कर चली गई तो दूसरी पत्नी का क्या पता भविष्य में रुकेगी या नहीं रुकेगी। अब कोई शादी करने का इरादा नहीं है, मैं अपनी जिंदगी ऐसा ही काट लूंगा। दोस्तों, वो दोनों ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं। फिर एक चना बेचने वाला आ जाता है। पंकज सीमा से बोलता है कि एक बात पूछूं, अगर बुरा न मानो तो। सीमा बोलती है कि पूछो। पंकज कहता है कि देखो, यहाँ सभी लोग अपना कुछ ना कुछ लेकर के आए हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, बस तुम ही एक हो जो खामोश बैठी हो और कुछ भी खा पी नहीं रही हो। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले लूं। सीमा बोलती है कि नहीं, ईमान तो कहता है कि मुझे आपकी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। पंकज बोला कि यार, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उन सब बातों को, ऐसा तो होता रहता है सबके साथ में। सीमा खाने के लिए हाँ कर देती है। पंकज फिर चने वाले को बुलाता है और 20-20 रुपए के दो जगह चने लेता है। एक दोना खुद खाता है और एक दोने को अपनी पत्नी सीमा को देता है। दोस्तों, सीमा और वो पंकज दोनों चने को खा लेते हैं। फिर दोनों चने को खाते हैं तो वार्तालाप करते हैं और जो ट्रेन होती है वो अपनी रफ्तार दिल्ली के लिए तेज कर लेती है। पंकज सीमा से पूछता है कि ये बताओ तुम्हारी माँ कैसी है। तो जो सीमा थी वो रोने लगती है, बोली कि माँ, माँ तो मर चुकी। माँ मरने के बाद पिताजी बीमार हो गए, वो अब दिल्ली हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। माँ को मरे तो पूरे 2 साल हो गए। पंकज बोलता है कि मैंने तुमसे मना किया था, तुमने खामा खाम मुझसे तलाक ले लिया। मैं जब कभी तो शराब पीता था और अब तो मैंने वो भी शराब छोड़ दी, वो भी पीना छोड़ दी। तुमने खामा खाम मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए, झूठे आरोप में फंसाया और तलाक ले लिया। मुझसे खामा खा तुमने 5 लाख रुपए ले लिए। मैं तुम्हें समझाता रहा लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी और मुझसे अलग हो गई। लेकिन हम तुमसे अभी भी एक बात पूछना चाहते हैं, ये बताओ कि हमारी बेटी कैसी है। दोस्तों, जब सीमा ने ये सुना तो वो रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि बेटी, आपकी बेटी बहुत ही सुंदर है, बस आपको ही याद करती रहती है, पापा पापा कहती रहती है। वो नादान है, वो क्या जाने आपके आने के बारे में पूछती है कि आप कब आओगे। लेकिन वो बच्ची है, नादान है, वो क्या जानती है कि हम दोनों का तलाक हो गया है, हम दोनों अलग हैं। पंकज सीमा से कहता है कि काश तुम बेटी को लेकर के आई होती तो उससे मिल लेता, उसे जी भर के देख लेता, पर अफसोस तुम तो उसे लेकर ही नहीं आई। पंकज बोलता है कि छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। ये बताओ, जो तुमने 5 लाख रुपए लिए थे उनका क्या किया, उनसे कुछ बिजनेस किया या वैसे ही खा गए। सीमा फिर रो देती है, बोलती है कि उन पैसों को तो भाई लेकर के भाग गया। जब से मैंने वो पैसे आपसे लिए हैं, मानो मेरी तो जिंदगी ही उजड़ गई। जब से मैंने आपसे तलाक लिया है, मेरी तो जिंदगी बद से बदतर हो गई है। दूसरों के घरों में जैसे तैसे करके काम मिला है, उनके घरों में बर्तन मांजती हूँ, महीने में 7-8 हज़ार रुपए मिल जाते हैं, उनसे अपना और अपनी बेटी का पेट पालती हूँ। इस पापी पेट को पाल रही हूँ, न जाने ये गम कब खत्म होगा। दोस्तों, जब इस बात को पंकज ने सुना तो मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। बोला कि आज तुम दूसरों के घरों में बर्तन मांज मांज करके मेरी बेटी को पाल रही हो, जब तो तुम पर अपने घर में झाड़ू बर्तन पोंछा तक नहीं होता था, आज तुम दूसरों के घरों में पैसों के लिए बर्तन मांज रही हो। देखा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कम से कम आज तुम्हें सबक तो मिला, सबक तो मिला। जो सीमा होती है वो फिर रो देती है। दोस्तों, ऐसा ही ज्ञान वो अपनी पत्नी को देता है, कहता है कि
मैं पहले कभी कभी शराब पीता था, तुम्हें वो भी बुरी लगती थी तो मैंने वो भी छोड़ दी और तुम मुझसे दूर हो गई, और आज तुम मेरी बेटी का पेट बर्तन मांज मांज कर पाल रही हो। काश मैंने तुमसे डिवोर्स लेकर के अपनी बेटी को अपने पास रख लिया होता, तो मेरी बेटी को ऐसी जिल्लत भरी जीवन जीने की आदत न पड़ती। दोस्तों, फिर इसके बाद ट्रेन और रफ्तार पकड़ लेती है, और रफ्तार पकड़ने के 2 मिनट के बाद ही रेलवे स्टेशन दिल्ली पर पहुंच जाती है। दोनों रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। सीमा पंकज से बोलती है कि अब घर कब लौटोगे। पंकज बोला कि घर घर तो जब ही लौटूंगा जब नौकरी पक्की हो जाएगी, और नौकरी की खबर जो होगी वो सबसे पहले तुम्हें ही सुनाऊंगा। पंकज बोलता है कि तुम बताओ, तुम घर कब जाओगी, कितने दिनों तक रहोगी। सीमा बोली कि घर तो मैं परसों जाऊंगी, शायद ट्रेन की जगह बस से जाऊं। दोस्तों, फिर दोनों एक दूसरे को हाथ हिलाते हुए अपनी अपनी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं। अगले दिन पंकज नहा धो करके अपना फ्रेश फ्रेश होकर के कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए पहुंचता है। इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन हो जाता है। बोले कि तुम हमारी जॉब के लिए हमारी कंपनी में काम करने के लायक हो, तुम्हें हम 60,000 रुपये देंगे, हम तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पद सौंप रहे हैं, तुम इसे बखूबी निभाना। दोस्तों, फिर इस बात को सुनने के बाद पंकज खुश होता है और झूमने लगता है। फिर वो जो कमरे पर रहा था उस कमरे पर जाता है, और कमरे पर जाने के बाद जो उसकी तलाकशुदा पत्नी सीमा थी उसे फोन मिलाता है। बोलता है कि तुम्हें तुम मुझसे कल मिलना, मैं तुम्हें कल बस अड्डे पर एक ऐसी खबर सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम झूम उठोगी खुशी से। दोस्तों, फिर अगले दिन दोनों बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, और बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद एक बस में अपने अपनी मंजिलों के लिए, अपने अपने शहर के लिए उस बस में चढ़ जाते हैं, और एक ही सीट पर जाकर के बैठ जाते हैं। सीमा बोली कि बताओ क्या बात है, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। बोला कि खुश खुश तो आज मैं बहुत हूँ, 60,000 रुपये महीने की जॉब जो मिली है। सीमा बोली कि वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हें 60,000 रुपये की जॉब मिली। पंकज बोला कि अब 60,000 रुपये महीने की जॉब मिल गई है, अब तो मैं खुशी खुशी रहूंगा, शराब पीना भी मैंने छोड़ दिया है। फिर दोस्तों, इसके बाद सीमा पंकज से बोलती है, उससे बोलती है कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन गलती हमने की थी, शुरुआत हमने की थी, तो इसे खत्म भी हम ही करेंगे। दोस्तों, पंकज समझ चुका था कि जो उसकी पत्नी है वो बेसहारा है, उसकी बच्ची भी बेसहारा है, वो ही उन दोनों का सहारा है। वो जानता था कि उनका इस दुनिया में उसके सिवा कोई भी नहीं है। दोस्तों, फिर इसके बाद सीमा पंकज से बोलती है कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें अपने पत्नी रूप में दोबारा से अपना लीजिए, हम ऐसी गलती अब कभी भी नहीं करेंगे। पंकज बोला कि तुम्हारे लिए तो मेरे घर के दरवाजे पहले भी खुले थे और आज भी खुले हैं, बस कमी है तो तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करने की, वो तुम अब कर चुकी हो, वो तुमसे समय करवा चुका है, बस तुम अब घर कब आ रही हो ये बता दो। जो बस के लोग होते हैं वो पंकज से बोलते हैं कि बेटा, अच्छा किया जो तुमने अपनी पत्नी को अपना लिया। कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर बस में से एक लड़के की आवाज आती है, वो इंग्लिश में बोलता है कि इफ मिसगाइडेड पर्सन कम्स होम ऑन द टाइम वी शुड नॉट कॉल हिम मिसगाइडेड। दोस्तों, जो पंकज होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उस लड़के ने क्या बोला है, लेकिन वो ये समझ जाता है कि वो बोल रहा है कि वो अपनी पत्नी को अपने पास रख ले। दोस्तों, फिर इसके बाद जो बस होती है वो तेज चलने लगती है, और अपने जो पंकज और सीमा का शहर था वहां पहुंच जाती है। दोनों उतर जाते हैं। घर पहुंचने के बाद सीमा पंकज से बोली कि एक बाइक ले लीजिए, और बाइक लेकर के अपनी ससुराल से अपनी बेटी को बुला लाइए।
पंकज घर से बाइक लेता है और बाइक लेकर के अपनी पत्नी को बिठा करके ससुराल पहुंचता है और ससुराल से अपनी बेटी को लिवा करके लेके आता है। दोस्तों, तीनों जन खुशी खुशी से रहते हैं और खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इंग्लिश में है कहावत कि इफ मिसगाइडेड पर्सन कम्स होम ऑन द टाइम वी शुड नॉट कॉल हिम मिसगाइडेड। दोस्तों, अगर आपका पति या आपकी पत्नी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं या मिस बिहेवियर करते हैं तो उन्हें उनकी गलती समझकर उन्हें माफ कर देना चाहिए। कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। मैंने बहुत सी जिंदगियां देखी हैं जो तलाक लेने के बाद उजड़ती हैं, बिखर जाती हैं। तो दोस्तों, बस यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी फैसला लेना है तो सोच समझ कर के लें। विशेषकर महिलाओं से कहना चाहूँगा कि अपने पीहर वालों के दबाव में आकर के अपने पति से दूर ना हो, क्योंकि दोस्तों इस जीवन में केवल आप ही अपनी सच्ची साथी हैं। आपके बिना कोई भी नहीं है, केवल आप ही हैं, आपके अलावा कोई भी नहीं है। पहले अपने दिल की सुने और दिल की सुनने के बाद अपने दिमाग से फैसला लें। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी सच्ची कहानियां, सच्ची घटनाएं आपके सामने लाता रहूं, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।